हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम अगस्त 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, नेशनल न्यूज़ है, वहाँ तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण यहाँ पर किया है। ये आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इसके कुछ फैक्ट्स जो है उनको पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहला जो क्योंकि ये चंद्रयान 3 मिशन है, इससे पहले 2 मिशन और आए होंगे। तो चंद्रयान जो पहला मिशन था वो 2008 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2019 के अंदर जो है चंद्रयान 2 मिशन को जो है लॉन्च किया गया, और अभी जो है चंद्रयान 3 मिशन यानी कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है। डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप 14 जुलाई 2023 पूरा आपको इसमें याद रखना है। फिर देखिए, इसको प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा का स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और इसको प्रक्षेपित करने के लिए जिस रॉकेट का यूज़ किया गया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। LVM-3M4 नाम करके ये रॉकेट है, और इससे इसको लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर और क्या क्या इसके जो है कंपोनेंट्स है। यहाँ देखिए, चंद्रयान 3 के अंदर एक लैंडर है, लैंडर का नाम है आपके विक्रम। एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान। दोनों का नाम पता होना चाहिए। LV यानी कि लैंडर कौन सा है, विक्रम, इससे आप याद रखिएगा। इस पूरे जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका जो कुल भार है वो है 3900 किलोग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मिशन है इसमें लैंडर है, रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्बिटर जो है वो इस मिशन के अंदर शामिल नहीं है। फिर देखिए, ये जो है 5 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी कि अब तक कर चुका है। और यहाँ चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है, वहाँ पर जो है रिसर्च वर्क का कार्य ये करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए। और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करवाने वाला भारत जो है पूरे विश्व का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना ये कार्य कर चुके हैं। तो 4th नंबर की जो पोजीशन है वो हमारे इंडिया को यहाँ पर मिली है। ये भी आपके लिए एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर कि ये मैंने आपको बता ही दिया। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो मिशन लाइफ यानी कि एक चंद्र दिवस जो होता है लगभग 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। रॉकेट का नाम यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। पेलोड द्रव्यमान कितना है, पेलोड कैपेसिटी 3900 किलोग्राम है। और इसमें भी इसका पूरा सब कंपोनेंट दिया, इतना याद ना रहे, इतना ही ध्यान रखिएगा। 3900 किलोग्राम का जो है इसका पेलोड है। और लैंडिंग साइट है इसकी मैजिनस सी सिम्पेलियस एन क्रेटर, ठीक है, इसके बीच में। तो ये जो है साउथ पोल के अंदर जो क्रेटर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। मैजिनस सी और सिम्पेलियस एन क्रेटर के बीच में जो है इसको लैंड करवाया जाएगा। इस पूरी जो परियोजना है उसके डायरेक्टर है वीर मुथुवेल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिशन के निर्देशक कौन है, मोहना कुमार हैं। और इसरो के प्रमुख कौन है अभी, जो सोमनाथ जी हैं। तो ये आपको पूरी बातें, ये जो फैक्ट्स है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं। और इसमें देखिए कि पूरा एक इतिहास या उपलब्धियां दे रखी है इसरो की, इसरो ने अब तक क्या क्या किया है। तो देखिए, 1983 में इनसैट 1B का प्रक्षेपण किया गया है। इनसैट का मतलब होता है जो दूर संचार या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ला के देता है, उस उपग्रह को इनसैट कहा जाता है। तो इनसैट 1B जो है 1983 में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 मैंने आपको बताया 2008 में, और चांद पर पानी की खोज करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। 2014 में एक बहुत ही लैंडमार्क है कि अपने मंगल मिशन जो है वो हमने लॉन्च किया था, और ऐसा करने वाला भी भारत चौथा देश बना था। ठीक है, अभी भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट जो लैंडिंग है वो कराने वाला भारत चौथा देश बना है, और मंगल मिशन के लिए भी भारत जो है वो चौथा देश था। PSLV C-37 के द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला भी भारत जो है वो पहला देश बना था। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक साथ कितने सैटेलाइट्स को इसरो ने जो है लॉन्च किया है। तो PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। फिर देखिए, स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह IRNS जो है उसको लॉन्च किया 2018 में। और जो है ये एंटी सैटेलाइट से पुराने जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए मिशन शक्ति आपने सुना होगा, हमने कई बार पढ़ा भी है। ASAT जिसको हम कहते हैं, एंटी सैटेलाइट मिशन जो है, तो ये जो है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसरो की कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो हमने यहाँ पर देखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको पता है कि गगनयान जो मिशन है, जो कि पहला मानव मिशन होगा भारत का, तो उसके लिए अभी क्या आगे बातें की गई है वो देखते हैं। इसरो ने किया गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन प्रणाली का सफल परीक्षण। हालांकि देखिए, ये इसमें कुछ इतना विशेष बात है नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, इसमें से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है।
कि इसके अंदर क्या है कि ये जो प्रोपल्शन सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम है, ये क्या करेगा कि जब भी ये जो यान होगा, जब भी अंतरिक्ष में इसको भेजा जाएगा, तो पृथ्वी की जो परिक्रमा है, जो कक्षा है, उसमें प्रवेश करने के दौरान जो उसके अंदर बैठे हुए जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए कई सारे जो इसके अंदर रडार्स वगैरह लगे हुए होंगे, वो इसकी हेल्प करेंगे। बाकी इसमें बस यही मोटी-मोटी बात है जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, बाकी इसमें और कोई भी विशेष बात नहीं है। यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, गगनयान 1 जो मिशन है, इसी वर्ष 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। उसके अलावा इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो अब डिफेंस टेक्नोलॉजी का पहला आर्टिकल देखते हैं। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें लिखा है कि हल्के जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होते हैं, लाइट वेट जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उसके लिए अर्जेंटीना के साथ में हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो है, उसने एक MOU जो है वो साइन किया है। लेटर ऑफ इंटेंट भी इसमें एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई ऐसा फैक्चुअल चीज़ नहीं है जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो आप सिर्फ हेडलाइन को ध्यान रखिएगा कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए अर्जेंटीना का जो HAL है, उसके साथ में समझौता किया गया है। अब देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया, आप जानते हैं वहाँ के जो शासक हैं किम जोंग उन, तो वो जो उत्तर कोरिया है, वहाँ उत्तर कोरिया के द्वारा जो है ICBM हवांगसोंग 18 नाम की जो है एक मिसाइल जो है, उसका बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको लॉन्च किया गया है। तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम ये है कि हवांगसोंग 18 जो है किस देश के द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो ये एक बट ऑफ कोर्स सी बात है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। कैसे? क्योंकि ये जो है एक ठोस जो प्रणोदक होता है, सॉलिड जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, उसको इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। और पहली बार है जबकि ठोस प्रणोदक का उपयोग जो है उत्तर कोरिया ने अपनी किसी भी मिसाइल के अंदर किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हवांगसोंग 18 जो है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो आपसे देश का नाम पूछ लेगा कि किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो हवांगसोंग 18 को अपना सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार जो है वो नॉर्थ कोरिया ने अभी घोषित किया है। फिर नेक्स्ट देखिए, चाइना ने अभी विश्व का पहला मीथेन आधारित या मीथेन ईंधन आधारित जो है रॉकेट लॉन्च किया है। तो चाइना की जो निजी कंपनी है, जहाँ प्राइवेट कंपनी है, उसने जो है विश्व का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जो मीथेन से संचालित होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीथेन से संचालित पहला रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए, वो जो प्राइवेट कंपनी है चाइना की, उसका नाम है लैंड स्पेस, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो रॉकेट है, मीथेन आधारित जो रॉकेट है, इसका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है जुक्यू-2 कैरियर रॉकेट। जुक्यू-2 कैरियर रॉकेट। तो आपसे पूछ लिया जाए जुक्यू-2 कैरियर रॉकेट क्या है, तो मीथेन आधारित है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये इसका दूसरा प्रयास था, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तरल प्रणोदक वाहक रॉकेट है जिसमें सभी स्वतंत्र रूप से इंजन है। मीथेन संचालित रॉकेट में मीथेन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में जो है इसमें प्रयोग लिया जाएगा। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जिसे प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पादित किया जाता है। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन आप सिर्फ जो है नाम पे विशेष ध्यान रखिएगा। ये जुक्यू-2 कैरियर रॉकेट किसके द्वारा है? तो चाइना के द्वारा है। और यहाँ पर ICBM हवांगसोंग 18 किसके द्वारा है? तो ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट, क्योंकि ये कम है तो हम नेक्स्ट वाला भी इसी में कवर कर लेते हैं। आर्थिक परिदृश्य पे चलते हैं। आर्थिक परिदृश्य में जो पहली न्यूज़ है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ हेडलाइन बताऊंगी कि भारत ने गैर बासमती जो सफ़ेद चावल होता है उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका एक्सपोर्ट जो है वो भारत नहीं करेगा। तो इसका उद्देश्य जो है भारत के भीतर जो खुदरा कीमतें होती है उसके उतार चढ़ाव को स्थिर करना है। यानी कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन हो रही है इसकी कीमतों को लेकर के, उसको स्थिर करने के उद्देश्य से इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखिए कि एक चीज़ और है इसमें, भारत विश्व भर में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। फिर चलते हैं सेकंड न्यूज़ पे, जो कि है बांग्लादेश और भारत जो है वो रुपए के अंदर जो है वो लेन देन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर बांग्लादेश और भारत जो है अब रुपए के अंदर लेन देन करेंगे। और पहली बार है कि बांग्लादेश जो है अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी मुद्रा के अंदर जो है वो लेन देन करेगा। तो आपको पता है बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टाका और भारत की रुपीज़। तो इसके लिए इन्होंने जो है एक नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है, नोस्ट्रो अकाउंट्स जो है एक देश से दूसरे देश में जो बैंकों के द्वारा जो एक सेम करेंसी में जो लेन देन होता है, तो उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट जो है वो खोले जाते हैं। बाकी इसमें और कोई विशेष इतनी बातें हैं नहीं जो आपको ध्यान रखनी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ में भारत जो है अब रुपए के अंदर और जो खुद की स्वदेशी मुद्रा है उसके अंदर लेन देन कर सकता है। यानी कि अब डॉलर्स में कन्वर्ट करके और दोबारा से उसको डॉलर से रुपीज़ में, रुपीज़ से टक्का में, ऐसा करके करने की ज़रूरत नहीं है। आप टक्का और रुपी जो है आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये हो गया।
तो अब इसके लिए देखिए टका रुपये डुअल करेंसी कार्ड जो है वो भी सितंबर में लॉन्च कर दिए जाएंगे, लेकिन अब इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको सब याद रखनी है, हेडलाइन ध्यान रखिएगा, बस ये काम की है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह है पशुधन के क्षेत्र के लिए अब तक की पहली ऋण गारंटी स्कीम जो योजना है उसको लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने अब तक देखा होगा कि जो एमएसएमई में अदर सेक्टर्स होते हैं उनको तो ऋण दिया ही जाता है, मुद्रा लोन्स आपने सुने होंगे, लेकिन इस बार पहली बार है कि जो पशुधन है, जो आपका लाइव स्टॉक है, उसके अंदर अगर आप कोई एमएसएमई उद्योग, आपका छोटा मोटा कुटीर उद्योग है जो उससे संचालित होता है, उसके लिए जो है एक ऋण गारंटी स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है। अब इसमें क्या होगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो पशुपालन के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, तो उसको जो है क्रेडिट दिया जाएगा, उसको जो है लोन्स दिए जाएंगे, फंड दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर 750 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड जो है सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फंड है वो 750 करोड़ का है। और इसमें जो है जो भी फंड पात्र ऋणदाता संस्थाएं हैं उनके द्वारा एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है वो प्रदान किया जाएगा, यानी 25% तक जो है क्रेडिट प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाएगा। और इसका उद्देश्य देखिए कि क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों तथा समाज के वंचित वर्गों के लोगों जिनके पास अपने उद्यमों की सहायता के लिए विपणन योग्य धन का अभाव है, उनको समर्थ करने पर ये केंद्रित होगा। इसके लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये भी अपना काम कर रहा है। और एक और इसमें एक फंड है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत ढांचा होता है एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, उसमें कुछ जो है रियायतें देगा, जैसे कि 3% की ब्याज की छूट दी जाएगी। 90% तक का जो ऋण है वो जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस फंड के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? जो पशुधन क्षेत्र में जो एमएसएमई उद्योग लगेंगे उससे संबंधित यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो भारत 6G अलायंस जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो भारत 6G अलायंस क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 6G अलायंस है, ये 5G आप अब तक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी आगे एक सक्सेसर है, एक तरीके से उत्तराधिकारी है। और इसमें अब क्या होगा कि जो 5G है उससे भी 100 गुना तेज़ गति से जो है 6G कार्य करेगा। ये कम विलंबता में, मतलब जो स्लो, अभी भी आपको 5G थोड़ा सा स्लो लगता होगा, उससे भी ज़्यादा ये कार्य करेगा। इसमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और कनेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इसके ऊपर भारत काम कर रहा है और भारत में अभी जो है B6GA जो है उसको लॉन्च किया गया है एक सहयोगी प्लेटफॉर्म के रूप में, और जो हमारे यहाँ के आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमारी सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर की, निजी क्षेत्र की जो कंपनीज़ हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे अनुसंधान संस्था है, मानक विकास संगठन है, वो सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अलायंस का मतलब है एक गठबंधन है जिसके अंदर इन सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका उद्देश्य ये होगा कि 6G प्रौद्योगिकी की जो व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतें हैं, जो उसकी कॉमर्शियल और सोशल नीड्स है, उसको समझना, आम सहमति को बढ़ावा देना, उच्च प्रभाव वाले जो अनुसंधान और विकास योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाना। तो ये इस 6G का कार्य होगा। आप सिंपली ये ध्यान रखिएगा, भारत 6G अलायंस जो है किससे रिलेटेड है? 6G टेक्नोलॉजी जो है उससे ये यहाँ पर रिलेटेड है। फिर यहाँ पर देखिए कई सारी बातें हैं कि भारत को जो है हम इसमें जो है एक क्या कहते हैं, एक मॉडल के रूप में यहाँ पर पेश करेंगे, नेतृत्वकर्ता के रूप में। 6G प्रौद्योगिकी का जो नेतृत्व करता है, वैश्विक नेतृत्वकर्ता, उसके रूप में हमको इसको डेवलप करना है। 6G में क्या होगा? होलोग्राफिक संचार, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, क्वांटम इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए अनुप्रयोग जो है वो इस 6G के द्वारा जो है वो किए जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ चीज़ों के अंदर कनेक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, या बहुत ज़्यादा फास्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये जो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हम आगे फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें ये 6G टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प जो है वो यहाँ पर करेगी। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर्स की तरफ। तो वन लाइनर्स में क्या क्या है, सॉरी वन लाइनर्स नहीं, यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ है। तो पहले ये देखते हैं। तो शॉर्ट न्यूज़ में है हमारे पास, तो यहाँ देखिए सबसे पहला है गोड्डा विद्युत संयंत्र। ये जो विद्युत संयंत्र है या जो पावर प्लांट है, ये हमारे इंडिया के झारखंड में सिचुएटेड है। ये अडानी ग्रुप का है और अडानी ग्रुप ने पहली बार जो है पहला एक विदेशी जो संस्था है उससे एक एग्रीमेंट किया है, बांग्लादेश के साथ में एग्रीमेंट किया गया है कि बांग्लादेश को जो है 1600 मेगावाट क्षमता का जो गोड्डा विद्युत संयंत्र है वो दिया गया है। यानी कि यहाँ से जो बिजली उत्पादित होगी वो जो है बांग्लादेश को यहाँ से सप्लाई की जाएगी। तो ये जो है अडानी ग्रुप का है और पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट है अडानी ग्रुप की तरफ से, जो कि झारखंड में स्थित है गोड्डा पावर प्लांट, और बांग्लादेश के साथ में जो है ये समझौता किया गया है।
अच्छा, अब देखिए उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट देश की पहली चालू अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना है। यहाँ उत्पादित विद्युत की 100% आपूर्ति दूसरे देश को की जा रही है। 100% यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट है वो दूसरे देश को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये पहली ऐसी अपने तरह की परियोजना है। फिर देखिए KAPP काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है काकरापार? तो ये गुजरात के अंदर है। ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसका जो वाणिज्यिक परिचालन है उसको स्टार्ट किया गया है NPCIL के वर्तमान में अपनी कुल बिजली, खैर छोड़िए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अंदर है। अब चलते हैं हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में माहो से ओमनथाई तक पुनर्निर्मित महत्वपूर्ण रेल लाइन का लोकार्पण जो है वो किया गया है? तो यह है एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसने कि श्रीलंका के अंदर जो है एक रेल का पुनर्निर्माण किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। फिर देखिए केंद्र सरकार ने जैविक उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए प्रति मीट्रिक टन उर्वरक पर कितनी राशि की बाजार विकास सहायता जो है MDA को मंजूरी दी है? तो प्रति मीट्रिक टन जो है इनकी 1500 रुपये जो है वो राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। फिर देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है उसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने नई दिल्ली के किस राज्य सरकार के साथ अपने पहले सहयोग का शुभारंभ किया है? तो DIPP ने जो है ODOP के लिए गुजरात के साथ में जो है पहला अपना जो है सहयोग जो है वो आरंभ किया है। फिर देखिए सहारा समूह, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर। फिर कौन सी कंपनी एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में भागीदारी करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ये है आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर देखिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से किसान और हितधारक अपने खेतों पर फिनफिश, झींगा, मोलसेक की बीमारियों की स्वयं रिपोर्टिंग कर सकेंगे और उन्हें वैज्ञानिक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेंगे? तो ये जो है रिपोर्ट फिश डिजीज़ करके जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए है? किसानों के लिए है कि वहाँ पर जो भी ये कीट होते हैं फिनफिश, झींगा या मोलसेक नाम की जो बीमारियाँ होती हैं उनको, तो उनकी रिपोर्टिंग वो स्वयं से कर सके, यानी खुद से जो है उसके प्रॉब्लम्स जो है उसको जो है देख सकें। तो उसके लिए रिपोर्ट फिश डिजीज़ करके एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इस जो पूरा वन लाइनर्स था उसके अंदर 2-3 न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी सबको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो अब जो है हमारा आज इकोनॉमिक न्यूज़ हो गया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन हो गया है। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम प्रादेशिक परिदृश्यों को करेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।